हेलो दोस्तों, हमारे देश का ये शायद बैड लक है कि दो पड़ोसी देश हमारे दुश्मन हैं, पर ये दूसरी तरफ गुड लक भी है क्योंकि इसकी वजह से हमारी इंडियन आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल हो पाई है। दूसरी तरफ दोनों ही पड़ोसी देशों के मुकाबले इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसे में फ्यूचर के किसी वार के लिए जो ना हो तो ही अच्छा है, पर अगर ऐसा हो जाए जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का कैसे यूज करेगा और अपनी पावर्स का यूज करके किस तरीके से हम दुश्मन देशों को फ्यूचर की इस जंग में हरा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया की ज्योग्राफी कुछ अमेरिका की तरह इंडिया को काफी सिक्योर देश बनाती है। अमेरिका दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वहीं इंडिया तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र में अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का काम भी करते हैं। वहीं नॉर्थ में हिमालय के पहाड़ हैं, इसीलिए नॉर्थ में भी इंडिया को खतरा कम है। पर यह बात चाइना को भी अच्छी तरह से बताती, इसीलिए चाइना ने कुछ ऐसी चालें पास्ट में चली कि नॉर्थ में इंडिया के लिए थोड़ा खतरा पैदा हो गया। जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम इंडिया और चाइना के रिलेशन इतने ज्यादा खराब नहीं थे, लेकिन फिर 1950 में इंडिया के उत्तरी बॉर्डर पर सटे हुए देश तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया और वो इंडिया के और भी ज्यादा करीब आ गया। यहीं से इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब होते चले गए और कई बार दोनों ही देश बॉर्डर पर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इवन 1962 में साइनो इंडियन वार भी हो गया था, जो कि काफी बड़ी जंग थी। इसके बाद भी 1967 और 1987 में भी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर एक दूसरे के सामने आ गए थे। पर खुशी की बात यह रही कि इस दौरान कोई जंग नहीं हुई। उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन में अचानक से काफी अच्छा सुधार देखने को मिला था, लेकिन 2010 के बाद से ये फिर से खत्म हो चुका है। और फिर कई बार इंडिया चाइना के बॉर्डर पर तनाव पैदा हो गया था, जिनमें सबसे ज्यादा 2020 में हुआ था, जिसमें दोनों ही साइड के सैनिकों की मौत भी हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि ये तनाव अचानक से नहीं पैदा हुआ था, बल्कि ये चाइना ने प्लान किया हुआ था और उसने ये भी प्लान किया था कि उसके सैनिकों की इस दौरान मौत भी हो सकती है। दोस्तों, उत्तर में जहां हमें चाइना से काफी ज्यादा खतरा बना रहता है, वहीं पश्चिम में पाकिस्तान है, जो कि आजादी के टाइम से इंडिया का काफी बड़ा दुश्मन रहा है और आजादी के बाद से कई बार पाकिस्तान से जंग भी हुई है, जिसमें इंडिया को ही जीत मिली है। इन दो पड़ोसी देशों से डिस्प्यूट में प्रॉब्लम तब हो गई जब पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती कर ली। इसीलिए इंडिया को भी दुनिया भर में अपने नए दोस्त बनाने पड़े, जिनमें अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी ताकतवर देश शामिल हैं। लेकिन इंडिया का सबसे पुराना और सबसे करीबी दोस्त सोवियत यूनियन रहा है, जो कि अब रशिया है। रशिया के साथ मिलकर इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी सुखोई 57 को डेवलप कर रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। इंडियन एयरफोर्स की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी वैसा ये फाइटर जेट नहीं होने वाला था, इसीलिए इस डील को टर्मिनेट करना पड़ा, जो रशिया और इंडिया दोनों के लिए ही काफी खराब था। अब प्रॉब्लम यह हो गई थी कि एयरफोर्स को ताकतवर बनाने के लिए लेटेस्ट फाइटर जेट किसी और देश से खरीदने थे। इसीलिए इंडिया यूएसए और यूरोप के पश्चिमी देशों से भी दोस्ती बढ़ाने लगा, ताकि उनसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेपन्स को खरीदा जा सके। और फिर फाइनली 2015 में राफेल की डील फ्रांस से हो गई। वहीं दोस्तों, चाइना भी रशिया से दोस्ती बढ़ाकर इंडिया और चाइना की दोस्ती को कमजोर करने की पूरी कोशिश करता रहता है। उसे पता है कि इंडिया की रशिया से दोस्ती चाइना के लिए बड़ा खतरा है और चाइना को ये भी पता है कि हिमालय के पहाड़ इंडिया के नॉर्थ में मौजूद होकर इंडिया के लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद है, पर चाइना के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए 1950 में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और हिमालय के पहाड़ों के काफी करीब आ गया, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी नदियां निकलती हैं जो चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इंडिया के कब्जे में हिमालय के पहाड़ होने की वजह से इन नदियों को बंद करके इंडिया चाइना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था और ये बात चाइना को अच्छे से पता थी। और इसीलिए चाइना लगातार बॉर्डर्स पर कभी कभी ऐसी टेंशन्स पैदा करता रहता है ताकि वो हिमालय के एरियाज पर कब्जा कर सके, क्योंकि साउथ में तीन तरफ से समुद्र और बीच में कई इंडियन आइलैंड्स होने की वजह से इंडिया पर साउथ से चाइना कभी भी हमला नहीं कर सकता है। और ऐसा करना चाइना के लिए इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि हमारे समुद्रों में मौजूद है एशिया की सेकेंड मोस्ट पावरफुल नेवी यानी कि इंडियन नेवी, जिसके ज्यादातर वारशिप्स और सबमरीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई हैं। इंडियन नेवी की एक खास बात यह भी है कि वो देश के मेन लैंड एरिया से काफी दूर समुद्र के बीचों बीच से अपने ऑपरेशंस को अंजाम सक्सेसफुली दे सकती है। यानी कि इंडियन नेवी मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स या लैंड आर्मी पर डिपेंड नहीं है, वो टोटली सेल्फ डिपेंड भी है, क्योंकि उसके पास कई तरह के वारशिप्स हैं। वहीं चाइनीज नेवी यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है। चाइनीज नेवी कहीं ना कहीं चाइनीज एयरफोर्स पर डिपेंड होती है, इसीलिए वो मेन लैंड चाइना से ज्यादा दूर कमजोर पड़ने लगती है। अपनी इसी पावरफुल नेवी की वजह से भारत चाइना को कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है।
है। इंडियन नेवी चाहे तो चाइना के सी ट्रेड को पूरी तरीके से रोक सकती है, जिससे चाइना की ऑयल एंड गैस की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इसके अलावा उसका एक्सपोर्ट, जिस पर चाइना की इकोनॉमी डिपेंड है, उसे भी यहाँ से कम्प्लीटली रोका जा सकता है, क्योंकि 2 पावरफुल एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की मदद से इंडियन नेवी ऐसा सक्सेसफुली कर सकती है। और ये बात चाइना को भी अच्छे से पता है, इसीलिए चाइना अब काफी तेजी से अपना खुद का एयरक्राफ्ट करियर भी डेवलप कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इसे डेवलप होने में अभी कई सालों का वक्त लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए यूएसए के भी करीब जा रहा है और यूएसए से रिलेशंस को मजबूत कर रहा है। हालांकि इंडिया इतिहास में हमेशा न्यूट्रल पावर के तौर पर ही रहा है, यानी दुनिया भर के देशों के आपस के तनाव और झगड़ों से इंडिया ने हमेशा दूरी बनाई हुई है। और बहुत से इंडियंस अब भी ऐसा ही चाहते हैं कि इंडिया किसी एक पावरफुल कंट्री के बहुत ज्यादा करीब ना जाए। पर जिस हिसाब से अक्सर बॉर्डर के देशों से हमारी टेंशंस पैदा हो जाती हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमें किसी न किसी पावरफुल साझेदार की जरूरत रहेगी। क्योंकि दोस्तों, अब भी हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद से बेहद पावरफुल वेपन्स को बना सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने कभी रशिया से तो कभी फ्रांस जैसे देशों से पावरफुल हथियार खरीदे हैं। अब दूसरे देशों से हथियार खरीदकर आप पावरफुल जरूर हो जाते हैं, पर उतना पावरफुल कभी नहीं हो सकते जितना कि वो देश है जो आपको हथियार बेच रहा है। अगर आपको उतना पावरफुल बनना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार खुद के देश में ही डेवलप करने पड़ेंगे। पर हम इस काम में अभी उतने ज्यादा परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हथियार बनाने के लिए पैसे और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, पर एक बड़े फाइटर जेट या दूसरे ताकतवर वेपन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च और कई सालों की क्लासिफाइड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे देश का हल्का फाइटर जेट यानी कि तेजस, उसे इंडिया में ही पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसे बनाने में कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगी क्या आपको पता है? इस जहाज को बनाने का प्लान 1980s में गवर्नमेंट ने किया था। उस टाइम MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए ऐसे फाइटर जेट को इंडिया में डेवलप करने की बात कही गई थी। 1980s में प्लान होने के बाद 2001 में पहली बार इस जहाज ने उड़ान भरी थी और 2015 में इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। यानी कि इस फाइटर जेट को बनने में लगभग 35 सालों का वक्त लग गया। ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट हथियारों को जल्दी तब बनाया जा सकता है जब कोई और देश जो पहले से इन चीजों में एक्सपर्ट हो वो आपकी हेल्प करे। अब दुनिया में सबसे बेहतरीन एडवांस वेपन्स बनाने में एक्सपर्ट देश हैं यूएसए, रशिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश। तो इनमें से किसी के साथ मिलकर अगर हम फाइटर जेट को डेवलप करते हैं तो ये प्रोसेस काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यानी दोस्तों, 21st सेंचुरी में इंडिया को अगर पावरफुल बने रहना है तो नॉन अलाइनमेंट को छोड़कर पावरफुल कंट्रीज से अपनी गहरी दोस्ती करनी होगी, वरना वर्ल्ड वॉर 3 में हम दुश्मन देशों के मुकाबले वेपन्स की टेक्नोलॉजी में पीछे हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।